नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पाषाण काल से संबंधित हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी में अब हम आ चुके हैं। पाषाण काल का जो पहला भाग है, पूरा पाषाण काल, उसके सामाजिक जीवन के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और पाषाण सभ्यता के बारे में अगर आप लोग को ज़्यादा जानना है तो आप मेरे पहले के द्वारा बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पाषाण युग को डिफ़ाइन किया है कि पाषाण युग कितने भागों में बांटा जा सकता है या कितने भागों में बटा हुआ है और उनका क्या क्या ईयर है, मतलब कि उनका समय कब से कब तक है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल से संबंधित जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं क्या था पूरा पाषाणकालीन लोगों का सामाजिक जीवन या जीवन यापन करने का तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें जो उसकी प्रमुख विशेषताएं थी, इनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। जैसा कि आपको मैं ये बता दूं कि कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल में हुआ है आदि मानवों को या मानव को। उस समय के जो मानव थे उनको आदि मानव के नाम से जाना जाता है, आदि मानव। उस समय उनको कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो मानव थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार करना और भोजन को संग्रह करके रखना उनका मुख्य कार्य था। इसके अलावा पशुपालन की भी शुरुआत अभी नहीं हुई थी, क्योंकि पशुपालन की शुरुआत भी आपकी नवपाषाण काल से होती है। इसके अलावा उनको अग्नि का ज्ञान था, अग्नि का ज्ञान उनको था, किंतु उसके उपयोग से वह परिचित नहीं थे, इसलिए अभी भी वह कच्चा मांस खाता था। अस्थाई बस्ती नहीं थी। अस्थाई ये दोस्तों बस्ती है, यानी कि आवास। उनका कोई अस्थाई आवास नहीं था, क्योंकि चूंकि वह आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में थे, इसलिए जहां उनको शिकार के लिए अच्छी संभावनाएं दिखती थी वहां पे वह निवास करते थे। फिर कुछ समय के बाद उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते थे जहां पे उनको भोजन इत्यादि की सुविधा मिलती थी। इसके अलावा वो गुफाओं में और कंदराओं में निवास करते थे। अस्थाई आवास तो था नहीं, इसलिए वह गुफाओं में और कंदराओं में निवास करते थे। उनको वास्तुकला का या फिर मृदभांड कला का कोई ज्ञान नहीं था, यानी कि कोई बर्तन इत्यादि वो नहीं बना सकते थे, इसका उनको ज्ञान ही नहीं था। इसलिए जो उनकी सृजनात्मकता थी, उनकी जो सृजनात्मकता थी वह हथियारों में हमको परिलक्षित होती है। उस समय के जो औजार इत्यादि थे, उस समय के औजारों में उनकी सृजनात्मकता हमको दिखाई देती है। आइए भी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी पाषाण निर्मित हथियार। बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि हथियारों के निर्माण ने आदि मानवों के जीवन को बहुत ही आसान बना दिया। जैसे कि शिकार वगैरह करने के लिए वो और ज़्यादा अनुकूल स्थिति में आ गए, क्योंकि हाथों से वह छोटे छोटे जानवरों का ही शिकार कर सकते थे, लेकिन हथियारों के माध्यम से वह बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा वह अपनी रक्षा भी बड़े जानवरों से आसानी से कर सकते थे, इसलिए हथियारों का निर्माण इसकी एक क्रांतिकारी घटना थी। और हथियारों का निर्माण वो किस प्रकार के पत्थरों से करते थे? तो इस समय जो हथियारों का निर्माण होता था, आयुध का मतलब होता है हथियार। जो हथियारों का निर्माण होता है दोस्तों, वह क्वार्टजाइट पत्थर, बलुआ पत्थर, लेटेराइट और वेलसिडनी इत्यादि पत्थरों से ये अपने हथियार को बनाते थे। उस समय औजार निर्माण की दो पद्धतियां प्रचलन में थी। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल से आपको बताया है। पहला हमारा क्या था? उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में एक फ्लैग प्रधान चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति थी, जिसको कि हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और सोहन संस्कृति के नाम से हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि सबसे पहले यह पोतवार क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र में है, पाकिस्तान प्रांत में, वहाँ के
पोतवार क्षेत्र में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम यह औजार हमें प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी जो पद्धति थी वो ये थी दक्षिण भारत में एक्स हैंड संस्कृति, जिसको हम लोग मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके सर्वप्रथम हथियार मद्रास के पास ही पाए गए थे। अब बात करें उस समय के मानवों का जो जीवन वगैरह था, उसमें धार्मिक लोकोत्तर की भावना का उदय नहीं हुआ था। धार्मिक लोकोत्तर भावना का मतलब उनमें कोई भगवान इत्यादि का जिक्र नहीं था, यानी कि कोई भगवान या देवता का जिक्र नहीं था, वो धार्मिक नहीं थे। एक तरीके से आप जान लीजिए कि वह धार्मिक नहीं थे, न ही उनका कोई धर्म था। इसके अलावा उस समय के मानवों के रहन सहन की जानकारी हमको उनके द्वारा बनाए गए चित्रों से प्राप्त होती है, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए चित्र उस समय के मानवों के रहन सहन के बारे में बताने का एक मुख्य साधन है। और सर्वाधिक जो प्राचीन चित्रकारी है वह भीमबेटका में हमको देखने को मिलती है। जो सबसे प्राचीन चित्रकारी है उसका जो उदाहरण है वह है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से भीमबेटका से पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। भीमबेटका में कुल 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय पाए गए हैं। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भीमबेटका में कितने प्रागैतिहासिक शैलाश्रय पाए गए हैं, या फिर भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, या फिर भीमबेटका का संबंध किससे है। ये सारे जितने भी प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी इसमें मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर सभी परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं केवल फैक्ट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो हमारी इस मेहनत के लिए दोस्तों एक बार आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों जो प्रारंभिक चित्र थे उनका अगर रंगों की बात करें तो वह हरे और गहरे लाल, ये है गहरे लाल रंगों का उसमें प्रयोग हुआ है। और जानवरों की बात की जाए तो जानवरों में भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर इत्यादि के चित्र देखने को मिलते हैं। यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और कुछ चित्रों की लंबाई तो 2 से 3 मीटर तक की है, जिससे कि जानवरों की भयावहता से हमको परिचित कराती है कि उस समय के जो लोग थे वो बड़े जानवरों से डरते थे और उससे भयभीत रहते थे। इसके अलावा इन चित्रों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय के जो मानव थे वह छोटे छोटे समूहों में रहते थे और जीवन निर्वाह हेतु पशुओं और पौधों पर निर्भर उनका जीवन था। तो दोस्तों ये हमारा पूरा पाषाण काल से संबंधित सामाजिक जीवन उसका एक वीडियो था और आशा करता हूं कि यह आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले पार्ट में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।